पाटलिपुत्र में अब तक आपने देखा, स्वतंत्रता के बाद से बिहार में कांग्रेस का ही राज रहा, लेकिन चुनाव दर चुनाव उसकी लोकप्रियता घट रही थी। एक तरफ भ्रष्टाचार से जनता त्राही त्राही कर रही थी, दूसरी तरफ जात पात की सियासत मुख्य धारा में घुलती जा रही थी। धीमे धीमे बटा हुआ ही सही विपक्ष खड़ा हो रहा था। देश भर में खिसकते जनाधार के बीच 1967 में बिहार में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी, लेकिन अस्थिरता का ऐसा माहौल था कि 5 साल में 9 सरकारें बदल गईं। 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में ऐतिहासिक शिकस्त देने के बाद कांग्रेस की छवि फिर बदली। बिहार में बहुमत मिला, लेकिन पार्टी के भीतर दरारें कायम रही और प्रदेश की जनता का असंतोष फिर सतह पर आने लगा। अब आगे चुनाव भावनात्मक आधार पर जीते जा सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं चलाई जा सकती। भूखे पेट के आगे भावनाएं जवाब दे जाती हैं। फिर बिहार तो भयंकर अकाल और राजनीतिक अस्थिरता से गुजरकर अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। पाटलिपुत्र की धरती ने अब तक राजनीतिक आंदोलन देखे थे, जातीय आंदोलन देखे थे। 1970 का दशक बिहार में सबसे बड़े छात्र आंदोलन का साक्षी बन रहा था। उन दिनों छोटे बड़े हर मुद्दे पर छात्र सड़क पर निकल आते थे। कभी हॉस्टल में खाना अच्छा नहीं मिलने के कारण, कभी पढ़ाई के स्तर को लेकर, कभी छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाने की खातिर। बेरोजगारी की बात, भ्रष्टाचार की बात, जो फासिस्ट टेंडेंसी थी उसकी बात। ये छात्रों का आंदोलन था, युवाओं का आंदोलन था। शुरुआत उन्होंने की थी। वह तो चूंकि एक दौर ऐसा आया जब काफ़ी वायलेंस या अराजकता का एक तरह का माहौल बन गया। महंगाई पर रोक लगाओ, भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है, शिक्षा नीति में बदल करो। इसी समय बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री का बेटा परीक्षा में फेल हो गया, पर मगध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उसे ग्रेस मार्क्स देकर पास कर दिया। आरा के छात्र भड़क उठे। उनका कहना था कि ये फॉर्मूला भला हर फेल होने वाले छात्र के लिए लागू क्यों न हो। कुछ ही दिनों में समूचे भोजपुर के छात्र इससे जुड़ गए। समान शिक्षा, शिक्षा में भेदभाव आदि को लेकर के छात्र और बढ़ी हुई फीस को लेकर के पहले ही संघर्षरत थे। उसके बाद जब ये प्रकाश में आई तो पूरे बिहार में बवाल मच गया। दरअसल एक सरल सा फलसफा है जो सरकारें कभी नहीं समझती। मुश्किल कितनी भी छोटी हो, वो दमन से बड़ी हो जाती है। पुलिस ने लाठियां भांजी तो पूरे बिहार के छात्र इस आंदोलन से जुड़ते चले गए और जैसे जैसे क्षेत्र का विस्तार हो रहा था, मुद्दे भी जुड़ते जा रहे थे। फरवरी 1974 में कई सम्मेलनों और बैठकों के बाद अब छात्र शिक्षा से लेकर रोजगार और महंगाई तक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। जैसे ये छात्रों का अपना एक उन्मेष था, क्योंकि हॉस्टल का फूड बिल जिस प्रकार से आ रहा था तो उसमें महंगाई की भनक लगना सहज था। कमोवेश इसी वक्त गुजरात में भी छात्र आंदोलन चल रहा था। हॉस्टल की बढ़ी हुई फीस को लेकर यह मुद्दा उठा था, लेकिन बढ़ते बढ़ते राजनीतिक हो गया। बिहार में रहने वाले जयप्रकाश नारायण को भी छात्रों ने गुजरात आने का न्योता दिया। अब घटनाक्रम से केंद्र पर ऐसा दबाव बना कि जेपी के जाने से पहले ही 9 फरवरी 1974 को वहां के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को पद से हटा दिया गया। गुजरात आंदोलन को जो यह सफलता मिली, उसने बिहार के छात्रों को नई प्रेरणा दी। 24 फरवरी को करीब 200 छात्रों ने मुख्यमंत्री आवास के सामने अनशन किया। मुख्यमंत्री आवास के सामने अनशन के बाद अगले ही दिन पटना में धारा 144 लगा दी गई। सभी शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया गया। सरकारी दमन की हर नीति बगावत को कुछ और भड़का रही थी। 2-4 दिन में हमने न्यूज़पेपर में एक छोटा सा एक न्यूज़ पढ़ा कि पटना यूनिवर्सिटी के दीक्षांत प्रवचन में जयप्रकाश जी ने ऐसा कहा कि इतने सारे समाज के सवाल है, व्यापक सवाल है, ये पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। ये यूनिवर्सिटी बंद करके
जंग में लोगों को लग जाना चाहिए। हमें लगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो कोई बात करने वाला, इतना बड़ा आदमी एक जमाने का आंदोलन का था, हमारी आजादी के आंदोलन का, तो ये आवाज, इतना बड़ा आदमी कुछ ये हमारे जैसे ही बात कर रहे हैं पटना में, तो हम लोगों ने यहां से टेलीग्राम भेजा। यहाँ भी बिहार में भी जो छात्र नेता थे, अलग अलग विश्वविद्यालय में जो छात्र संघ थे, उन लोगों ने एक साथ बैठ करके यहाँ भी एक शुरुआत की पटना यूनिवर्सिटी में। आंदोलन की रफ्तार सुस्त न पड़े, इसके लिए छात्र संचालन समिति बनाई गई। इस समिति में लालू प्रसाद यादव, सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, शिवानंद तिवारी और नीतीश कुमार जैसे कई छात्र नेता शामिल किए गए। 27 फरवरी को छात्र नेता बिहार के शिक्षा मंत्री से मिलने गए, लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी। आंदोलनकारी छात्रों ने उसी वक्त तय कर लिया कि अब आंदोलन कॉलेज में नहीं, विधानसभा के घेराव के साथ होगा, और तारीख तय हुई 18 मार्च 1974। इसको लेकर के हम लोगों ने सारे छात्र संघों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और वहीं पर हुआ कि हम लोग 18 मार्च को विधानसभा मार्च करेंगे। बाद में हम लोग पर बहुत लाठियां चली। लगभग 50,000 लड़के कहां से चलाए, हम लोग भी आश्चर्यचकित थे। उन लोगों ने आकर बिहार की विधानसभा को घेर लिया। छात्रों के ऐलान को देखते हुए उस रोज हर ओर नाकेबंदी थी। फिर भी सुबह से ही जेब में कलम और रुमाल लेकर आंदोलित भीड़ विधानसभा के इर्द गिर्द जमा होने लगी। जैसे ही राज्यपाल डॉक्टर रामचंद्र भंडारे को भीड़ ने विधानसभा में घुसने से रोका, पुलिस ने भीड़ पर लाठी चार्ज कर दिया। खून के फव्वारों से पटना की सड़कें लाल होने लगी। भीड़ ने जब इस बर्बरता का विरोध किया तो पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। कई लोग मारे गए, देश सन्न रह गया। नौजवानों की भीड़ थी, नौजवानों का जुलूस था। अब स्वाभाविक है कि भले धक्का मुक्की ये सब हुआ और उसी में पुलिस का लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद समझिए कि टीयर गैस चला, आर ब्लॉक के पास जो पेट्रोल पंप है उसमें लड़कों ने आग लगा दिया, सेटेलाइट ट्रेस जल गया, एज व्हीलर की दुकान लूट गई, पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इसी बीच खबर उड़ी कि गोलीबारी में छात्र आंदोलन के अगुआ लालू प्रसाद यादव मारे गए और पुलिस ने उनकी लाश कहीं छुपा दी। उसी में हल्ला मच गया कि लालू यादव मारा गया। लालू यादव मारा गया तो जो लालू यादव को नहीं भी जानते थे, लोगों की जिज्ञासा हुई कि कौन लालू यादव, तो वो नेता पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों का नेता था लालू यादव, मार दिया गया। पटना में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन भीड़ अब बेकाबू हो चुकी थी। भीड़ के निशाने पर मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर और उनकी सरकार के मंत्री आ गए। छात्रों का बेकाबू गुस्सा देखते हुए सीएम समेत ज्यादातर मंत्री भाग खड़े हुए, लेकिन जुल्म करने वालों के हाथ अब भी नहीं कांप रहे थे। अब्दुल गफूर ने पुलिस को गोली चलाकर स्थिति काबू में करने के निर्देश दिए। पटना कॉलेज के परिसर में घुसकर पुलिस ने गोलियां दागी। 10 छात्र मारे गए। तमाम पार्टियों से लोग निराश हो चुके थे। किसी भी नेता को उस समय हालत ऐसी थी कि नौजवान, खास करके नौजवान छात्र, ये नेताओं के प्रति इतने होस्टाइल थे, मंच पर चढ़ने को इजाजत नहीं मिलती थी। ये हालत हो गई थी। दर्जनों छात्र अधमरे हो चुके थे, दर्जनों खून से लथपथ, पर कोई अस्पताल नहीं गया। सभी छात्र एक दूसरे को थामे सीधे पटना के कदम कुआं गए जयप्रकाश नारायण के घर। छात्रों ने जेपी से आंदोलन की कमान थामने की दरख्वास्त की। जयप्रकाश नारायण 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के नायक माने जाते थे। स्वतंत्र भारत में वो जवाहरलाल नेहरू के बाद सबसे बड़े और लोकप्रिय नेता थे। कांग्रेस का विकल्प जयप्रकाश के नेतृत्व में सोशलिस्ट पार्टी को ही माना जाता था।
यह भी सच है कि पहले आम चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी की हार से वो काफी निराश हो गए थे। उन्होंने सक्रिय राजनीति छोड़ सर्वोदय की राह पकड़ ली थी। लेकिन जेपी की छवि ईमानदार नेता की थी। क्योंकि कोई सर्वमान्य नेता उस समय नहीं था और जो राजनीतिक दलों की जो साख थी वो भी कोई शीर्ष स्थान पर नहीं थी। और 71 के चुनाव के बाद यूपी सभी दल इंदिरा जी के नेतृत्व के सामने और व्यक्तित्व के सामने सब बौने हो गए थे। इसलिए छात्रों जयप्रकाश जी के पास वो स्वयं इसको नेतृत्व करें, इसके लिए गए थे। जयप्रकाश नारायण ने छात्र नेताओं की बातें सुनी। वो खुद भी बढ़ती हुई महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से चिंतित थे। छात्रों ने जब उनसे नेतृत्व संभालने का आग्रह किया तो उन्होंने छात्र नेताओं के सामने शर्त रखी। जयप्रकाश जी ने उसमें सीधे कहा कि देखिए, मैंने हम राय सलाह आप सब लोगों से लेंगे, आप लोगों के राय सलाह की अहमियत होगी, लेकिन निर्णय जो है मेरा होगा। इस शर्त के साथ उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व जो है कबूल किया था। लालू प्रसाद यादव छात्र नेता के तौर पर अब तक इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे। उनकी मौत की खबर से हड़कंप था। लेकिन इसी दौरान आकाशवाणी से लालू यादव ने आंदोलनकारियों को संबोधित किया। लोग मानने को तैयार नहीं होते थे। रूमर का हिसाब स्थिति आ गई थी, जैसे गणेश जी को दूध नहीं पिला दिया था ये लोग, कि मैं देखा हूं, आंख से देखे, ऐसे काटा, ऐसे गोली मारा, ऐसे ले गया पेशेवर। जेपी अभी औपचारिक तौर पर आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं कर रहे थे, लेकिन बिहार में सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों को खामोश करती गोलियां उनका भी सीना छलनी कर रही थी। पटना में लालू प्रसाद यादव, रविशंकर प्रसाद और सुशील मोदी जैसे बड़े छात्र नेताओं समेत करीब 1,500 छात्र गिरफ्तार कर लिए गए। तब 25 मार्च को छात्रों का एक जत्था फिर जयप्रकाश नारायण के घर पहुंचा। इस बार छात्रों ने जेपी से आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह करते हुए सड़क पर अगुवाई करने की गुजारिश की। दो दिन के बाद की तारीख तय की गई, लेकिन बीमारी के चलते जेपी इस दिन नहीं आ सके। जेपी 29 मार्च को आंदोलन में शामिल हुए। उस रोज छात्रों ने पीठ के पीछे हाथ बांधकर विशाल मौन जुलूस निकाला। उनका नारा था, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। अहिंसा के प्रति पूरी प्रामाणिकता, चरित्र के प्रति, समाज को बदलने के प्रति। मुंह पर काला पट्टी बांध करके और जयप्रकाश जी ने उसी का प्लेज लोगों ने साइन कराया था। पूरा पटना शहर जो है जुलूस में शामिल है। सड़क के दोनों ओर छतों पर लोग खड़े हैं और जुलूस जो है जा रहा है। एकदम माने माहौल जो है वो एकदम माने अद्भुत था। जयप्रकाश के नेतृत्व संभालने से आंदोलन को व्यापक दिशा मिल गई। आंदोलन का चरित्र बदल गया। छात्रों के साथ बाकी नौजवान, किसान, बुद्धिजीवी जुड़ गए। आंदोलन राजधानी पटना से लेकर गांव, कस्बों तक फैल गया। जयप्रकाश के कारण कवियों, लेखकों, पत्रकारों की एक बड़ी जमात आंदोलन में आई। फणीश्वर नाथ रेणु, बाबा नागार्जुन जैसे कवि आगे आए। नुक्कड़ों पर कवियों ने काव्य पाठ शुरू किया। कवियों के नारों से गजब की शक्ति निकलती। जुल्म का चक्का और तबाही कितने दिन, हम पर तुम पर सर्द सियाही कितने दिन। कवि सत्यनारायण की इस कविता ने नारे की शक्ल ले ली तो राम गोपाल दीक्षित की एक कविता भी हर आंदोलनकारी की जुबां पर रही। जयप्रकाश नारायण कभी जवाहरलाल नेहरू के बेहद करीब हुआ करते थे। जेपी की पत्नी प्रभावती और कमला नेहरू के बीच गाढ़ी दोस्ती थी। इंदिरा भी जेपी को अपने चाचा की तरह मानती थी।
इंदिरा जी के लिए जेपी एक चाचा की तरह थे, अंकल की तरह थे, और उनके पिता के न केवल सहकर्मी बल्कि एक बहुत ही दोस्त थे। लेकिन अपने जीवन के सबसे बड़े सियासी संकट से जूझ रही इंदिरा समझती थी कि उस संकट की वजह जेपी है। निजी रिश्ते सार्वजनिक महत्वाकांक्षा की कसौटी पर चूर चूर हो गए। फर्क केवल इतना था कि जेपी की लड़ाई सैद्धांतिक थी, इंदिरा की राजनीतिक। जेपी के आंदोलन का जैसे जैसे प्रभाव बढ़ता गया, उसकी लपटों से इंदिरा गांधी को लगने लगा कि हमारा किला भी जलेगा। मार्च 1974 बिहार आंदोलन के जरिए एक ऐसी तारीख बन चुका था जिसकी निगाहों में बिहार लेकिन निशाने पर दिल्ली था। दिल्ली में इंदिरा परेशान थी तो पटना में जेपी संघर्ष तेज कर रहे थे। पाटलिपुत्र की भूमि से संपूर्ण क्रांति के ऐलान का किस्सा इस ब्रेक के बाद। लेकिन होता भूडोल, बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपा कुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। पाटलिपुत्र की भूमि पर अपनी गरजती कलम से देश हिला देने वाले राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां यूं तो 1950 में लिखी गई थी, लेकिन ये पाटलिपुत्र से उठी सबसे बड़ी चुनौती की आवाज बन चुकी थी। 5 जून 1974, गांधी मैदान, पटना। 29 जिलों से आए लाखों लोग जेपी का साथ देने के लिए पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हो चुके थे। दोपहर के लगभग 2:45 बजे जेपी ने गांधी मैदान में प्रवेश किया। इसी गांधी मैदान में अपने भाषण में जयप्रकाश नारायण ने क्रांति को संपूर्ण क्रांति में बदलने का आह्वान किया। स्कूल कॉलेज का बहिष्कार शुरू हो गया। युवाओं के तीव्र क्रांतिकारी हो गए। इंदिरा गांधी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इंदिरा ने अब्दुल गफूर को हुक्म दिया कि आंदोलन हर हाल में दबाया जाए। इंदिरा गांधी बिल्कुल तानाशाह बनती गई और जिस तरह का व्यवहार उन्होंने जेपी के साथ में किया था, और कई बार उन्होंने बहुत हल्की बात कही थी कि जो दूसरों के पैसों पर पलते हैं उनको नैतिकता बोलने का अधिकार नहीं है। इंदिरा जी सभी तरह के प्रयास करती थी। डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन भी चलाती थी कि इसको पूंजीपति मदद कर रहे हैं। उस दौर में सीआईए का बड़ा हल्ला गुल्ला था कि सीआईए की मदद हो रही है। इंदिरा गांधी ने जेपी आंदोलन को दबाने की बजाय बदनाम करने का रास्ता चुना। सरकारी प्रचार तंत्र के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से और कम्युनिस्ट प्रचार तंत्र के माध्यम से उन्होंने जेपी आंदोलन को सीआईए की पैदाइश बता दिया। इंदिरा के हुक्म की तामील करते हुए रांची, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, जमशेदपुर समेत कई जगहों पर जबरदस्ती छात्रों को परीक्षा देने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने लाठी डंडों से लेकर गोलीबारी तक का सहारा लिया, लेकिन छात्र अड़े रहे। पुलिस गोलीबारी में कुछ कम उम्र के छात्र मारे गए। जयप्रकाश नारायण ने शासन की इस ज्यादती के खिलाफ समाज के हर तबके से यह अपील की कि वो इस आंदोलन से जुड़ जाएं और पुलिस से उस आदेश को न मानने की अपील की जिसको मानने के लिए उनकी अंतरात्मा गवाही न दे। जेपी को बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि भाई ये एक जो पंडित जवाहरलाल की बेटी और वो उसको अपनी बेटी की तरह समझते, तो उसने जो बिहेवियर किया उससे डिसअपॉइंटमेंट हुई, को कड़वापन नहीं था। जेपी आंदोलन की आग पूरे देश में धधकने लगी और दमन का चेहरा भयावह होता जा रहा था।
5 अक्टूबर 1974 को एक साथ कई जगहों पर पुलिस ने गोली चलाकर आंदोलन कुचलने की कोशिश की। सिर्फ पटना में गोलीबारी से करीब 75 लोग मारे गए, 100 से ज्यादा जख्मी हुए। जेपी अब आर पार की लड़ाई पर उतर आए। बेचैन परेशान इंदिरा ने अक्टूबर में अब्दुल गफूर को दिल्ली बुलाया। उमाशंकर दीक्षित इंदिरा का संदेश लेकर गफूर से मिले। उन्होंने कहा जेपी को 4 नवंबर से पहले गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन गफूर ने हाथ खड़े कर दिए। गफूर जो वैसे आदमी अच्छा था वो और ये कि भाई एक माइनॉरिटी से था, वो भी चाहता था कि सबको साथ लेके चले, लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी कि भाई वो मिसेस गांधी का एजेंडा नहीं बेच सकता था, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं सका। इंदिरा ने राजा दिनेश सिंह और श्यामनंद मिश्र को बातचीत का निमंत्रण देकर जेपी के पास भेजा। आंदोलन शुरू होने के बाद 1 नवंबर 1974 को पहली बार जेपी इंदिरा की बैठक हुई। बैठक आमने सामने होनी थी, लेकिन इंदिरा ने जगजीवन राम को बीच में ही बुला लिया। यह बैठक बेहद कड़वाहट के साथ खत्म हुई। इंदिरा गांधी ने सोचा था कि इस बैठक के बाद बिहार आंदोलन थम जाएगा। इसके लिए उन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन, शैक्षिक सुधार, राजनीतिक बंदियों को रिहा करने से लेकर सीएम अब्दुल गफूर को बर्खास्त कर बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू करने तक के प्रस्ताव रखे थे। लेकिन जेपी तो बिहार विधानसभा भंग करने पर अड़े थे। इंदिरा ने इनकार कर दिया, बातचीत टूट गई। कहते हैं जेपी ने उसी वक्त इंदिरा से कह दिया कि अब सामना चुनाव मैदान में होगा। दिल्ली से पटना लौटे जेपी ने बिहार विधानसभा को घेरने के साथ आंदोलन को और तेज करने की योजना बनाई। बिहार के मौजूदा राजनीति के नायक उस वक्त छात्र थे और जेपी के साथ खड़े थे। तय हुआ 4 नवंबर को पूरा बिहार बंद होगा। 3 नवंबर से ही बिहार के अलग अलग जगहों से लोगों ने पटना में जुटना शुरू कर दिया। पटना के चप्पे चप्पे पर पुलिस और सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया। ठीक 10 बजे जेपी अपने घर से निकले तो हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलने लगे। पुलिस हैरान रह गई कि कड़ी सुरक्षा के बाद भी इतने लोग कहां से पटना पहुंच गए। पुलिस ने प्रदर्शन को कुचलने के लिए लाठी और आंसू गैस का सहारा लिया। अचानक एक सीआरपीएफ के जवान ने जेपी पर लाठी का प्रहार किया। किस्मत थी कि यह प्रहार नानाजी देशमुख ने अपने हाथ पर ले लिया, पर कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। हजारों लोग गिरफ्तार किए गए। पूरा देश जेपी पर लाठी चलाए जाने की खबर से विचलित हो उठा। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। खलक खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का। हर खासो आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें। गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमजोर आवाज में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। पटना की सड़कों पर बरसी पुलिस की लाठी से जनता में आक्रोश था। राजनीतिक विकल्प का खाका बनने लगा। मोरारजी देसाई, चरण सिंह से वाजपेयी, आडवाणी और जॉर्ज फर्नांडिस तक एक कतार में नजर आने लगे। प्रशासनिक और चुनाव संबंधी सुधार किए जाएं, जिससे कि चुनाव सस्ते हों, सही तौर पर प्रतिनिधित्व संभव हो और प्रशासन जनता के निकट आए। एक अन्य महत्वपूर्ण मांग शिक्षा। जेपी ने इस बात पर जोर दिया कि जनता ही सरकार होनी चाहिए, जिसका काम सत्ता परिवर्तन के बाद भी रहना चाहिए, जो नई सरकार पर अंकुश लगा सके। लेकिन तभी एक ऐसा हादसा हो गया जिसने एक तरफ जेपी आंदोलन की नींव हिला दी तो दूसरी तरफ पूरे देश को हैरत में डाल दिया। 2 जनवरी 1975 समस्तीपुर मुजफ्फरपुर बड़ी लाइन पर उद्घाटन के दौरान बम विस्फोट में 24 लोगों सहित
केंद्रीय रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र मारे गए। ललित नारायण मिश्र बिहार के बड़े नेताओं में शामिल थे। इंदिरा गांधी आंदोलन को थामने के लिए उनकी लोकप्रियता से आस लगाए बैठी थी। अलग अलग विवाद, अलग अलग सवाल उसको लेकर रहे। बहुत सारे लोगों ने तोहमतें लगाई लोगों पर कि ये इसके पीछे साजिश है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ षड्यंत्रकारी ऐसे संगठन थे जिनकी साजिश थी जिसके तहत ऐसा हुआ। बहुत सारी चीजें कही गई। आंदोलन के कई विरोधियों ने इस हादसे का जिम्मेदार जेपी से जुड़े लोगों को ठहराया, लेकिन जेपी ने साफ कहा कि ललित नारायण मिश्र कभी भी उनके निशाने पर नहीं थे और आंदोलन में जुटी शांतिपूर्ण भीड़ इस बात की गवाह है कि वो कभी हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। वैसे सवाल उठाने वालों ने तो इंदिरा पर भी सवाल उठाए। ललित नारायण मिश्र एक षड्यंत्र के शिकार हुए और वो षड्यंत्र प्रधानमंत्री के स्तर का था। आंदोलन की लपटें लहक रही थी। इसी दौरान 10 फरवरी को जेपी के काफिले पर बम से हमला किया गया। हादसे में जेपी बाल बाल बचे, पर इस घटना से पूरे देश में हलचल मच गई। इसी बीच 11 अप्रैल 1975 को इंदिरा गांधी ने अब्दुल गफूर की जगह जगन्नाथ मिश्र को बिहार सीएम की कुर्सी सौंप दी। जगन्नाथ मिश्र ललित नारायण मिश्र के भाई थे। इंदिरा ने सोचा यह दोहरा दांव साबित होगा। जगन्नाथ मिश्र अपनी योग्यता और राजनीतिक कौशल के कारण चीफ मिनिस्टर नहीं बने, बल्कि ललित नारायण मिश्र की हत्या का उनको मुआवजा मिला। बिहार आंदोलन की मांग विधानसभा भंग करने की थी। चेहरा बदलने से कुछ भी नहीं बदला। इसी के बीच इंदिरा गांधी के लिए अदालत से भी बुरी खबर आई। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1971 में इंदिरा के रायबरेली से लड़े हुए चुनाव को अवैध घोषित कर दिया और अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए उन्हें अयोग्य करार दे दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद पटना में आंदोलन की निगाह इंदिरा गांधी की सत्ता पर जम चुकी थी। बिहार विधानसभा भंग करने का संघर्ष देश की संसद भंग करने की दिशा में चलने को तैयार हो रहा था। संसदीय दल की बैठक में इंदिरा ने पद छोड़ने से मना किया तो पहली बार जेपी ने छात्र आंदोलन को इंदिरा के खिलाफ ला खड़ा किया। पहली बार छात्र संघर्ष देशव्यापी रूप लेने लगा। तब इंदिरा ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने हिंदुस्तान की आजादी को ही बंधक बना डाला। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा कर दी। मार्च 1977 में लोकसभा चुनाव हुए। पार्टियों और विचारधारा से परे जनता पार्टी के साए तले तमाम नेताओं ने चुनाव लड़ा। इस कुनबे में खांटी कांग्रेसी मोरारजी देसाई थे तो राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस और मधु दंडवते जैसे समाजवादी भी थे। संघ परिवार के अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, नानाजी देशमुख थे तो 67 में कांग्रेस से बगावत कर अलग हो चुके चौधरी चरण सिंह भी थे। यहां तक कि आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी के साथ रहे जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे कांग्रेसी भी इस कुनबे में आ मिले थे। जनता पार्टी की जोरदार जीत हुई। बिहार में तो 54 लोकसभा सीटों में से एक भी कांग्रेस हासिल नहीं कर पाई। जेपी के पीछे साए की तरह डटे रहने वाले छात्र नेताओं ने पहली दफा संसद जाने का हक कमाया। 29 की उम्र में छपरा सीट जीतकर लालू प्रसाद यादव सबसे कम उम्र के सांसदों में शामिल हुए तो हाजीपुर से 4,24,000 वोट के फासले से जीतकर रामविलास पासवान ने संसद के साथ गिनीज बुक में भी जगह बनाई। तो छात्र आंदोलन एक नई पीढ़ी पैदा कर दिया बिहार के अंदर। आज वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या जनता दल हो, राजद हो, उसके तमाम शीर्ष पर बैठे जो नेता है वो कहीं ना कहीं आंदोलन की उपज है।
जॉर्ज फर्नांडिस तो बड़ौदा डायनामाइट केस में जेल में बंद थे। बगैर अपने क्षेत्र में गए वो 3 लाख वोट से मुजफ्फरपुर सीट जीत गए। कर्पूरी ठाकुर ने भी समस्तीपुर से लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन राज्य विधानसभा चुनाव के बाद सत्येंद्र नारायण सिंह के मुकाबले उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। 22 जून 1977 को कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में जनता सरकार का गठन हुआ। कर्पूरी ठाकुर ने सत्ता संभालने के साथ ही नौकरी में पिछड़ी जाति को आरक्षण के चुनावी वादे को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और तब से ही इसके समर्थन और विरोध में गोलबंदी शुरू हो गई। स्थिति ऐसी हुई कि जयप्रकाश नारायण तक पर ब्राह्मणवाद के आरोप लगने लगे। जेपी प्रारंभ में इस आंदोलन में शरीक नहीं हुए थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने जाकर जेपी से अपील किया कि वो इस आंदोलन का नेतृत्व करें और तब जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार किया और इस छात्र आंदोलन को जन आंदोलन में परिणत कर दिया। और उसी श्रृंखला में जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को खारिज कर दिया और फिर उन्होंने असंवैधानिक हथकंडे अपनाना शुरू किया, तो आंदोलन और व्यापक हो गया। इस मसले पर उच्च जातियों के दबाव में कर्पूरी ठाकुर को 26% का आरक्षण बिहार में घटाकर 20% करना पड़ा। लेकिन इस रियायत के बावजूद अप्रैल 1979 में उनकी सरकार गिर गई और सत्येंद्र नारायण सिंह, रामानंद तिवारी, कैलाशपति मिश्र के समर्थन के साथ राम सुंदर दास मुख्यमंत्री बनाए गए। अब आंदोलन राजनीति में तब्दील हो चुका था। जनता पार्टी के भीतर ही सत्ता के संघर्ष को देखकर लोगों का मोह भंग हो रहा था। मुंबई के जसलोक अस्पताल में डायलिसिस के लिए बिस्तर पर लेटे लेटे जयप्रकाश नारायण असहाय होकर महत्वाकांक्षा का मतलबी संघर्ष देखते रहे। उनके जीते जी उनके सपने की अकाल मौत हो गई। 8 अक्टूबर 1979 को जेपी का भी निधन हो गया। अगले ही साल मध्यावधि चुनाव हुए। कांग्रेस ने केंद्र में वापसी की और बिहार में भी। लेकिन आने वाले वक्त में पाटलिपुत्र में अनोखी राजनीति का उदय होने वाला था। एक अनूठे राजनेता का दौर शुरू होने वाला था। दिखाएंगे अपने अगले एपिसोड में। आप देखते रहिए आज तक।